हम लोग पैराबोला के पॉइंट और स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं पैराबोला की, ऐसे, अब ये टेंजेंट के लिए स्लोप तो कांस्टेंट होगी, तो टेंजेंट का ये कोई पॉइंट है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये टेंजेंट का भी पॉइंट है, तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट फॉर पैराबोला एज वेल एज टेंजेंट। और इस कॉमन पॉइंट एक्स वाई पर जो पैराबोला की स्लोप है वही टेंजेंट की स्लोप है, ठीक है। अब आपने बोला कि ये टेंजेंट का इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/c है, c की कोई वैल्यू के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ c। और ये टेंजेंट लाइन ये y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/dy/dx इसका मेंबर है, इसका सोल्यूशन है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सोल्यूशन है, ये टेंजेंट सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये डेरिवेटिव की वैल्यू, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। यही होता है ना कि कोई कर्व किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका तो उस कर्व के हर पॉइंट का स्लोप और कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। बिकॉज पैराबोला के हर पॉइंट पर ऐसी एक टेंजेंट होगी, तो पैराबोला के हर पॉइंट के एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स की जो सेटअप वैल्यू होगी वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। और किसी भी कर्व के हर एक पॉइंट के एक्स कॉमा वाई कॉमा डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये पैराबोला भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा। एंड देयरफॉर द कर्व y square is equal to 4x is also solution of differential equation y is equal to x dy by dx plus dx by dy। ये मैंने क्लेम किया कि जो सिंगुलर सोल्यूशन आया वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसके हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट और स्लोप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए वो भी सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन तो है, ये हमने जस्टिफाई कर दिया, सोल्यूशन है, दिस इज सोल्यूशन। बट ये भी ट्रू है कि बट बाय असाइनिंग एनी वैल्यू टू पैरामीटर c in general solution y is equal to cx plus 1/c, we can't derive y square equal to 4x, क्योंकि ये तो पैराबोला है और c की वैल्यू यहां असाइन करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, एक लाइन पैराबोला तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब है कि ये एक सिंगल आउट कर्व है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन वो जनरल सोल्यूशन का मेंबर नहीं है, तो इट इज देयरफॉर इट इज नॉट मेंबर ऑफ जनरल सोल्यूशन। तो यही बात तो मैंने बताई थी। सिंगुलर सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, एक कोई भी ऐसा सिंगल कर्व या सरफेस जिसके हर पॉइंट पे एक्स वाई और डेरिवेटिव्स की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करती है लेकिन वो जनरल सोल्यूशन का मेंबर नहीं है, उसी को हम बोलते हैं सिंगुलर सोल्यूशन। तो सिंगुलर सोल्यूशन मैंने बोला कि जब हम क्लैरेट्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जनरल सोल्यूशन तो सीधे सीधे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर सी रिप्लेस करके आ जाता है, तो उसको जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, नाइदर यू नीड टू सॉल्व, सीधे से जहां जहां डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है वहां सी डाल दो। बट सिंगुलर सोल्यूशन के लिए यू हैव टू, तो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए आप उसको एक बार y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और फिर सिंप्लीफाई करके जो दूसरा अदर देन जनरल सोल्यूशन आएगा एलिमिनेशन से, वहां से सिंगुलर सोल्यूशन आ जाएगा। और सिंगुलर सोल्यूशन जो है वो जनरल सोल्यूशन की जो फैमिली ऑफ कर्व है, मतलब जो टेंजेंट्स है ना, सिंगुलर सोल्यूशन हमेशा एक कर्व होगा और जनरल सोल्यूशन उसी की टेंजेंट्स होंगी, ये ध्यान रखना हमेशा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि केवल ये पैराबोला ही हो, ऐसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अपने आप करके देख लेना। क्या एग्जांपल मैं दे रहा हूं
कि मान लो मैंने दिया y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये भी क्लैरेट्स इक्वेशन है। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा डी वाई बाई डी एक्स को m डाल दो, c डाल दो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इट इज फैमिली ऑफ टेंजेंट किसका? टू स्टैंडर्ड सर्कल। एवर टेंजेंट का फार्मूला है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सिंगुलर सोल्यूशन इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकली है कि एक सर्कल है स्टैंडर्ड जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 2। ये सर्कल उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इस सर्कल के जितनी भी टेंजेंट्स हैं, एम स्लोप की इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट होगी, तो वो फैमिली ऑफ टेंजेंट इसलिए बोल रहे हैं। ये सारी टेंजेंट भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये जो टेंजेंट है इनको हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व ऑफ जनरल सोल्यूशन। और ये जो आपका क्या सर्कल है, सर्कल ये सिंगुलर सोल्यूशन है और ये इट इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप ऑफ जनरल सोल्यूशन। तो ये सब आप जब आप पढ़ेंगे, बीटेक करेंगे, तो वहां पर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे डिटेल में, काफी डिटेल में। अभी मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया और आगे चलते हैं। दिस वाज द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। सो लेट्स गो अहेड। आते हैं वापस फिर से सिलेबस के अंदर में जो चीजें पूछी जाती हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो लिखेंगे सॉल्विंग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो इसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ इंटीग्रल इक्वेशन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो पहला पॉइंट है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू fx। तो ये बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई स्पेशल आर्टिफाइसेस या टेक्निक का जरूरत नहीं है। दिस कैन बी सिंपली सॉल्व्ड बाय ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर जो है वो d dx ऑफ p है। p मतलब dy बाई dx। फिर इसको dp बाई dx लिख सकते हैं, dx को उधर मल्टीप्लाई कर देना, तो dy बाई dx आ जाएगा fx dx का इंटीग्रल प्लस c, और फिर dy इंटीग्रल ऑफ fx dx जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रल करेंगे, प्लस cx प्लस t आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। या इसको लिखने के लिए आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि लेट dy बाई dx एज p। तो इक्वेशन हो गया तुम्हारा dp बाई dx इज इक्वल टू fx, तो dp इज इक्वल टू fx dx। इंटीग्रेट कर दिया, मान लो ये इंटीग्रल आ गया, कुछ आ गया gx आ गया, एंटी डेरिवेटिव इसका, प्लस c, फिर इंटीग्रल dp मतलब p आ गया ना, p, तो p मतलब क्या होता है dy बाई dx, तो dy बाई dx हमारा आ जाएगा gx प्लस c, और फिर यहां से आ जाएगा dy इज इक्वल टू gx प्लस c dx। फिर इंटीग्रेट कर लेना, तो यहां से जनरल सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ gx dx प्लस cx प्लस t। ऐसा एक जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो नथिंग डूइंग, सीधे क्वेश्चंस करो एक दो, फटाफट आगे बढ़ो। ये सबसे सिंपल वाला केस है। तो जैसे ये है तो आंसर निकालो। पहला पार्ट क्या है, d2y dx स्क्वायर इज x ex प्लस cos x, तो हो गया जी। यहां से हमने लिखा dp इज इक्वल टू x ex प्लस cos x dx। इंटीग्रेट कर दो तो p आ गया, मतलब dy बाई dx आ गया। x ex का इंटीग्रल आप जानते ही हो, ex इंटू एक्स माइनस 1, cos x का इंटीग्रल sin x होता है।
प्लस C1। अब dx से फिर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आया dy इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स -1, या इसी में लिख दो यार, x -1 प्लस साइन x प्लस C1 इंटीग्रल dx इंटीग्रल dx इंटीग्रल dx। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आया, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x-1 का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। लिख दो क्या आएगा, इसको हमने लिख दिया e टू द पावर x x-1 प्लस 1 -1 प्लस 0 dx, और साइन का हो गया माइनस कॉस x, उसका आ गया C1x प्लस C2। तो फाइनल आंसर आया y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू एक्स -2 and minus cosine of x plus C1 times x plus C2. This is the general solution for the differential equation. तो जनरल सोल्यूशन क्लियर है। तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये तो ऐसा था कि आप पहले भी कर सकते थे, ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट जैसे d2i dx क्या प्लस साइन एक्स इक्वल टू एक्स से सॉल्व करके फटाफट आंसर लिख लो। फिर टाइप 2 पर चलते हैं, सेकंड टाइप। हो गया। यस, गुड गुड। क्लियरली dy बाई dx जो आया होगा आपका डिफरेंट इंटीग्रेट करके, वो आया होगा x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल किया होगा आपने, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस C1। तो dy आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस कॉस एक्स dx plus C1 dx, and then again integrating, you get y is equal to x cube by 6 cos का इंटीग्रल साइन and plus C1x plus C2। यही था सभी का, होपफुली। वेरीफाइड भी आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा टाइप जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है।
देखता हूं कि आप अपने आप कर पाते हैं उसका सोल्यूशन या नहीं। तो दूसरा टाइप है इक्वेशन ऑफ टाइप d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू fy d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ x है तो आसानी से हो गया। अगर f ऑफ y है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप पहले सोचो, थोड़ा अपने आप थॉट दो, और उसके बाद फिर नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा। सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x है तो डायरेक्ट हो गया, बट फंक्शन ऑफ y है तो क्या करेंगे? क्या किया? तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर है। fy को LHS में कैसे ला सकते हैं? d2y बाई डी, देखो fy को dy चाहिए, ऐसे सोचो, fy को क्या चाहिए? fy को इंटीग्रेट करने के लिए हमें dy चाहिए। भाई y का फंक्शन है तो y का डिफरेंशियल चाहिए उसके साथ में। तो हम dy लाने के लिए हम क्या करेंगे? तो dy लाने के लिए हम इसको ऐसा लिख दिया, dy से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया dy से, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया dy से। अब यहां लेफ्ट हैंड साइड में जो आया इंटीग्रल, इसको ऐसे लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ LHS को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और राइट साइड में जो है वो इंटीग्रल ऑफ fy dy है। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, कैसे? dy बाई डी एक्स को t पुट करो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इफ आई पुट dy बाई डी एक्स एज t, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो ये पहला वाला फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो t dt हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये तुम्हारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में t dt इज इक्वल टू इंटीग्रल fy dy। अब t dt का तो t स्क्वायर बाई 2, तो यहां से आ जाएगा t, मतलब t किसको लिया था, dy बाई डी एक्स को, तो ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हाफ इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करके मान लो लेट एक फंक्शन आ गया gy प्लस c आ गया। तो यहां से आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया 2gy प्लस 2c को मान लो k ले लिया मैंने, तो सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा रूट ऑफ 2gy प्लस k। तो dy अपॉन रूट ऑफ 2gy प्लस k इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, और इसके बाद सॉल्व कर लेना।
यहाँ प्लस माइनस करोगे तो यहाँ प्लस माइनस डी एक्स हो जाएगा एंड सॉल्व। तो पूरा प्रोसीजर मैंने बताया कि कैसे हम, हाउ डू वी अराइव एट दिस। यहां इसी को लिखने का एक वे ऐसा भी हो सकता है, वो भी समझ लो कि dy बाई डी एक्स को यूजुअली हम p लिखते हैं ना, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे क्या, d dx ऑफ p, d dx ऑफ p इज इक्वल टू एफ वाई है। तो ये जो d dx ऑफ p है, dp बाई डी एक्स जिसको बोल रहे हैं, इसको हम, बिकॉज मुझे dy लाना है, तो मैं इसको लिखूं dp बाई dy इंटू dy बाई डी एक्स, वही है, dp बाई डी एक्स को लिख दिया, इज इक्वल टू एफ वाई। तो और dy को उधर ले गए, यहां से ये आ गया और यहां से ये आ जाएगा क्या, ये तो p है साहब p, और ये dp है, dy उधर ले गया, तो p dp इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई। तो फिर इंटीग्रेट कर लो, तो यहां से आ जाएगा पी स्क्वायर बाई, आगे का प्रोसीजर वही है, जी ऑफ वाई प्लस सी, एंड देयरफॉर पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2 जी ऑफ वाई प्लस डबल सी को के लिख दिया, तो वही पी वापस है डी वाई बाई डी एक्स। आगे का तो आप जानते ही हो, यही चीज तो अभी आगे लास्ट में करी थी। मतलब आपके पास में दोनों तरीके से चैनल करके वहीं पहुंचेंगे आप, यू लैंड अप देयर। तो क्लियर है, सिचुएशन समझ में आ गई, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन पे चलें, कोई डाउट है एक बार कंफर्म कर दो, अगर कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो फिर लेट्स मूव टू द सम। क्वेश्चन करें या नोट कर रहे हो अभी? ठीक है। तो सारा प्रोसीजर क्लियर है, चाहे आप फर्स्ट तरीके से जाओ या सेकंड तरीके से जाओ, क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस क्विक, जल्दी से आंसर निकाल के दिखाओ।
फर्स्ट पार्ट को हमने लिखा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y, इसको लिखा dp बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू पी, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, p इज इक्वल टू 2y, तो p डी पी इज इक्वल टू 2y डी वाई, है ना। p डी पी बिल्कुल इस तरह से करो, ये शॉर्टेस्ट है ना लिखने का तरीका। अब यहां से आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2c। अच्छा, एक कंडीशन यहां दे रहा हूं मैं फर्स्ट केस के कॉरेस्पॉन्डिंग। इट इज गिवन दैट y प्राइम एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो अगर मैं ये बाउंड्री कंडीशन को यूज करूं तो x को 0 करने पर p की वैल्यू 1 आएगी, तो क्या आ जाएगा बताओ। x को 0, x एंड y दोनों को 0, मतलब 0,0 पर स्लोप 1 है, ये दी हुई है। तो x को 0, y को 0, तो स्लोप 1, तो क्या है यहां से बोलो, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी आ गया, तो c की वैल्यू 1 आ गई। c 1 कर दिया तो p क्या आ गया, रादर c नहीं 2c ही 1 आ गया ना, 2c 1 आ गया। तो यहां से p की वैल्यू आ गई क्या, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 1, p इज इक्वल टू प्लस माइनस रखो रूट ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1, यही है, बोलो। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अगला स्टेप पे जाएंगे, dy बाई डी एक्स है p, तो dy अपॉन रूट ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, तो याद है ये वाला फॉर्म 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ln ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आ जाएगा तुम्हारा x के y के जगह रूट 2y है, तो आएगा 1 बाई रूट 2 ln ऑफ मॉड y रूट 2 प्लस रूट ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1, एंड इट इज इक्वल टू राइट साइड में प्लस माइनस एक्स प्लस सी, ऐसा है। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब इसमें फर्दर एक कंडीशन को यूज करना पड़ेगा हमें कि एज पासेस थ्रू 0 0 ना, दिया हुआ है क्वेश्चन ना, पास थ्रू 0,0, तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा, तो x को 0 और y को 0 पुट करो, तो y को 0 पुट करोगे तो यहां पर log 1 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। c 0 आने का मतलब है कि हमारे पास आया ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड y रूट 2
प्लस रूट ऑफ 2y² प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स रूट 2। और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y√2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2y² प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर प्लस माइनस x√2। और यहीं से आप माइनस y√2 प्लस अंडर रूट 2y² प्लस 1 भी लिख सकते हो। इसका दो केस कर देंगे, अगर हम प्लस वाला केस रखते हैं एक अलग और माइनस वाला अलग, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका ये दोनों एक दूसरे, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, मतलब रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर e की पावर माइनस x√2 हो जाएगा और दूसरे वाले केस में e टू द पावर x√2 हो जाएगा। और फिर दोनों को ऐड कर लेना तो y इन टर्म्स ऑफ x भी लिखा जा सकता है। तो जैसे मैं अगर एक केस इस वाले केस के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल फंक्शनल सोल्यूशन लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू तो आएगा 2√2y, 2√2y इज इक्वल टू दिस। तो y की वैल्यू आएगी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x√2 माइनस e टू द पावर माइनस x√2 डिवाइडेड बाई 2√2। ये एक फंक्शन आएगा सेटिस्फाई। ऐसे दूसरे से भी फंक्शन आ जाएगा। तो एनीवे ठीक है, ऐसे ही आप जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप कर लेना। आगे चलते हैं। तो हायर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दो टाइप हैं जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आते हैं सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन। तो समटाइम्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलता है। डिफरेंशियल इक्वेशन स्लोप, टेंजेंट, उसको उसकी प्रॉपर्टी है, और इंटीग्रल जो है वो एरिया की प्रॉपर्टी है। तो ज्योमेट्री में किसी कर्व का एरिया से भी फंक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं और कर्व का स्लोप से भी फंक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्लोप से फंक्शन को कनेक्ट करना मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, और एरिया से फंक्शन को कनेक्ट करना इसको मतलब इंटीग्रल इक्वेशन है। तो सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन का मतलब है कि यू विल बी गिवन अ रिलेशन विच इज इन्वॉल्विंग द एक्स वाई एंड इंटीग्रल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। So in that case, first of all, we will integral है तो we will differentiate, and then by differentiating the integral equation will arrive at some differential equation and then we will solve the differential equation। तो एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो कुछ केस वाइज ही करते हैं। सम इक्वेशंस इन्वॉल्व द अननोन फंक्शंस f(x) अंडर इंटीग्रल साइन, and to solve such equations we first differentiate the equation and then we generate a differential equation and subsequently we solve the differential equation as per its nature। तो इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, करके देखने पे ही पता चलेगा। जैसे अगर मैंने बोला कि सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, ऐसा एक इंटीग्रल इक्वेशन दे दिया, मैंने बोला इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, जैसा बताया जा रहा है वही करना है। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके मतलब यहाँ क्या दिया हुआ 0 to x t y t मतलब f ऑफ t, y एट t का मतलब है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो t f t dt भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू x² इंटू वाई एक्स। लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेट इंटीग्रल है, अपर लिमिट x है, मतलब एक वेरिएबल फंक्शन ऑफ x है, राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x है, इंटीग्रल फॉर्म में है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम इंटीग्रेट करने के बजाय इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे। ये पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x
तो इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का भी तरीका समझ में आ गया कि पहले हम बोथ साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। अब फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे लाने के बाद तो आपको सोचना नहीं, क्योंकि उसके बाद तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करें तो एक स्टेप बढ़ गया, इंटीग्रल को हटाने के लिए डिफरेंशिएट करना। कई बार 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ सकता है ना, मल्टीपल टाइम्स भी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है इंटीग्रल साइन से फ्री होने के लिए। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। तो जस्ट तो इंटीग्रल इक्वेशन की बात होगी, जस्ट अ मिनट। अब जैसे ये है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको नोट कर लो। यहां पर इसमें बेटा फर्स्ट टर्म हटा देना, ई माइनस नहीं है, ये एफ एक्स है, एक्स माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो पोर्शन है इसको हटा देना। दैट्स इट, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेना। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट पार्ट जो भी था आपका। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अभी हैं, पहले तो इनको तो इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपके लिए होमवर्क है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फिर कुछ एक सम्स ऐसे हैं जिसको अभी आप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इट इज फॉर यू एज अ होमवर्क। वही डी वाई बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई है, तो कर ही जाएंगे। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। कौन सा पार्ट? बी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट करके बताओ। बी और सी पार्ट, ए पार्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसलिए छोड़ दिया। बी और सी पार्ट करके बता दो सेकंड का। थ्री डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 डी वाई बाई डी टी इज ई रेज टू द पावर एक्स एंड 2 डी एक्स बाई डी टी माइनस 2 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2। इलिमिनेट कर देंगे हम। डी वाई बाई डी टी को इलिमिनेट कर दो तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। ऐसे डी एक्स बाई डी टी को इलिमिनेट कर दो तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा।
और जब dx बाई डी टी और dy बाई डी टी आ जाए तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो, यू गेट द आंसर, सिंपल। तो जस्ट लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास है 3 dx बाई डी टी एंड प्लस 2 dy बाई डी टी इक्वल टू e रेज टू द पावर x 2 dx बाई डी टी माइनस 2 dy बाई डी टी, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 2, एंड देयरफॉर इफ आई ऐड तो dx बाई डी टी की वैल्यू आ रही है 5 टाइम्स dx बाई डी टी आ रहा है e टू द पावर x प्लस 2, तो dx बाई डी टी e टू द पावर x प्लस 2 बाई 5 है। एंड सिमिलरली dx बाई डी टी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, तो dy बाई डी टी dx बाई डी टी -1 है, तो dy बाई डी टी जो होगा वो dx बाई डी टी मतलब e टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 5 -1 है, तो इट इज e टू द पावर x माइनस 3 अपॉन 5। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 ये दो इक्वेशंस से हमें क्या मिल जाएगा, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 3 अपॉन e टू द पावर x प्लस 2, and therefore differential of y is equal to e to the power x plus 2 minus 5 upon e to the power x plus 2 dx, that is integral of 1 dx minus 5 times integral of 1 upon e to the power x plus 2 dx। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा अब तो। इसका तो x आ गया भाई, इसका इंटीग्रल कैसे आएगा जल्दी बोलो। e टू द पावर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहां पर e टू द पावर x कर दें, यहां पर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस 2 कर दें dx। अब e टू द पावर x को t ले लो, e टू द पावर x को t ले लिया तो आ गया इंटीग्रल dt अपॉन t इंटू टी प्लस 2, that is equal to x minus 5 times 5 by 2 times integral 1 by t minus 1 by t plus 2। तो आंसर आ गया तुम्हारा ये x minus 5 by 2 times log of t minus log of t plus 2, log of t by t plus 2। t किसको लिया था, e to the power x को, e to the power x अपॉन e to the power x plus 2, ये y आ गया फाइनली प्लस c। तो जैसे मैंने बी पार्ट किया, सी पार्ट फटाफट जल्दी से करके बताओ, सी पार्ट।
सेकंड इक्वेशन का आंसर बताओ बेटा फटाफट जल्दी से। तो ये तो स्ट्रेट अवे है, इंस्पेक्शन से दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा है? क्या करते हो यार आप लोग। अरे ये वाई स्क्वायर ऑड मैन आउट है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, और यहाँ भी वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हो गया। तो आ जाएगा तुम्हारा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई आ गया, और ये प्लस कॉस एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू सी डी एक्स है, डी सी डी एक्स नहीं बोलो, डी सी बोलो, डिफरेंशियल ऑफ सी। इंटीग्रेट कर दो, खत्म। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब अगर और सिंप्लीफाई फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहो तो सी माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये, एंड देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी माइनस, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स हो गए। The equation of motion of a particle in a plane are given by dx by dt is t product t plus 1 and 1 plus t times dy by dt equal to 1, where the particle occupies the point x comma y at time t, ये लिखो। where particle is at the point at, या यहां से हटा दो, at the point xy at point t, if the particle is at the origin when time t is 0, then obtain the Cartesian equation of the path of particle। किसी इंस्टेंट टी पर पार्टिकल एक्स वाई पोजीशन पर है और उसका जो मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस, जो वेलोसिटी है वो टी प्रोडक्ट टी प्लस 1, और अलोंग वाई एक्सिस जो वेलोसिटी है वो 1 अपॉन टी प्लस 1 से गवर्न हो रही है। मतलब हर इंस्टेंट पर उसका एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो किसी एक ट्रेजेक्ट्री को, किसी डेफिनेट पाथ को फॉलो कर रही होगी। उस पाथ का इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। फटाफट जल्दी बताइए, फिजिक्स की प्रॉब्लम है।
बिकॉज दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो स्ट्रेट अवे सॉल्व हो सकता है। पहला x के अलॉन्ग मोशन को dx बाई डी टी है इतना, तो dx इज इक्वल टू टी इंटू टी प्लस वन डी टी, इंटीग्रेट कर लो तो यहां से पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सिमिलरली y के अलॉन्ग देखो तो dy इज इक्वल टू वन अपॉन टी प्लस वन डी टी, इसको भी इंटीग्रेट कर लो तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ln ऑफ t प्लस वन प्लस सी नॉट। तो एक तरह से आपके पास में पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया, y और x t के फॉर्म में आ गए। हमें कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं चाहिए। तो हम पहले तो बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे कि पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर कहाँ है, ओरिजिन पर है, मतलब एट t इक्वल टू जीरो x भी जीरो है एंड y भी जीरो है। तो t जीरो और y जीरो करो तो c नॉट जीरो आ गया। इसको अप्लाई करके सी नॉट की वैल्यू क्या आई, लॉग वन जीरो, सी नॉट प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो सी नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां पर वही कंडीशन लगाएंगे तो t को जीरो करो, x जीरो तो c भी जीरो है। इससे ये पता चला हमें क्या कि x जो है वो है तुम्हारा टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर बाई टू, एंड y क्या है, तो e रेज टू द पावर y माइनस वन टी है ना, यहां से, क्योंकि यहां से हमारा आया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस वन, तो t प्लस वन जो है e रेज पर y हो गया। अब ये वाली इंफॉर्मेशन यहां डाल दो तो x कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर y माइनस वन का होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस e टू द पावर y माइनस वन का स्क्वायर बाई टू। दिस इज द फाइनल कार्टेशियन इक्वेशन जो हमें डेराइव करना था। पाथ या उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ठीक है, तो पार्टिकल का इक्वेशन, उसकी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन ऐसा होगा। क्लियर है, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The question says that the population of a country doubles in 50 years. In how many years it will triple under the assumption that the rate of increase of population at any instant is directly proportional to the number of inhabitants in that country. Means अगर किसी कंट्री की इंस्टेंटेनियस पॉपुलेशन जो है, rate of change of instantaneous population is directly proportional to the number of persons living in the country, and definitely it is, right? जितने ज़्यादा persons होंगे उनका instantaneous rate of change उतना ज़्यादा होगा। और 50 साल में अगर कंट्री की पॉपुलेशन डबल हो रही है तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट इट ट्रिपल्ड, ये बताना आपको। तो सबसे पहली बात तो ये यहां पर दिख रही है कि अगर आप जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको देखो तो वहां से आपको एक रेट वाली जो बात बताई हुई है
वो दिया हुआ है आपको कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकें। ये वाली बात से रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन at any instant is directly proportional to the number of inhabitant। तो हमने बोला let at an instant t the population is इंस्टेंटेनियस पॉपुलेशन तो माननी पड़ेगी ना, बी पी। तो P अगर इंस्टेंटेनियस पॉपुलेशन है तो दिया हुआ है देयरफॉर dP बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P दिया हुआ। इसका मतलब है कि dP जो है, डिफरेंशियल ऑफ P जो है, अपॉन dP बाई dt जो है वो K टाइम्स P है। K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका मतलब ये भी है कि dP अपॉन P जो है वो K dt है। तो कुल मिला जुला करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो फॉर्म हो गया जो वेरिएबल सेपरेबल केस का है, लेकिन अभी K हमारा अननोन है ना। शायद उसी K को डिटरमिन करने के लिए ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डबल्स इन 50 ईयर्स। तो दिया क्या हुआ, तो दिया ये हुआ है कि मान लो लेट टाइम जीरो टी जीरो इफ टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो क्या होता है, ये नहीं टी इक्वल टू जीरो मतलब जब टाइम बिगिन हुआ, ऐसा नहीं। टी इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया बेस ईयर, बोलते हैं उसको। बेस ईयर मतलब जिस ईयर से पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ। कोई ना कोई तो बेस ईयर होगा। जब जैसे इंडिया में पॉपुलेशन का डेमोग्राफी कब से स्टार्ट हुई, तो उसका एक बेस ईयर है, उस साल से स्टार्ट हुई। उसके पहले पॉपुलेशन का काउंटिंग नहीं था, नहीं किया जाता था। तो बेस काउंटिंग ईयर टी इक्वल टू जीरो है, और उस समय कुछ न कुछ तो पॉपुलेशन, जब पहले साल काउंट करी गई हुई तो कुछ न कुछ पॉपुलेशन आई होगी। तो लेट एट टी इक्वल टू जीरो पॉपुलेशन पी इज इक्वल टू पी नॉट। फिर ने बोला जब t की वैल्यू 50 हो गई है ना, और जब t की वैल्यू कैपिटल T है तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन p जो है वो क्या है, p है। p किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर क्या है, p है। और 50 ईयर्स पर क्या है, तो p की वैल्यू मान लो 2p नॉट हो गई, बेस ईयर का डबल हो गई। तो इससे अगर मैं बोलूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है, इसको अगर मैं जीरो से और क्या करता हूं 50 इंटीग्रेट करता हूं, नहीं जीरो से नहीं, जीरो से नहीं, बेस ईयर का पॉपुलेशन पी नॉट है और 2p नॉट है ना, dp अपॉन p इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल dt, और बेस ईयर क्या था जीरो, और t क्या था 50। तो यहां से k डिटरमिन हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या आया भाई log p, तो ln ऑफ p का मॉड इवेल्युएटेड p नॉट से 2p नॉट, और इधर में k टाइम्स t इवेल्युएटेड 0 से 50। तो यहां से 50 k की वैल्यू आ गई log 2p नॉट, log 2p नॉट माइनस log p नॉट, तो log ऑफ 2p नॉट बाई p नॉट log 2 आ गया। तो k की वैल्यू आ गई, k आ गया क्या ln 2 बाई 50, नेचुरल log 2 बाई 50। अब बोल रहे हैं कि लेट
at t is equal to capital T, the population gets tripled. सारा कैलकुलेशन बेस ईयर से हो रहा है। तो अब हमारा हो जाएगा इंटीग्रल पी नॉट से ट्रिपल पी नॉट टाइम लिया होने में क्या, 0 से कैपिटल टी हो गया। के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो के ही रखेंगे, यहां पर रखेंगे डी टी। अब दैट इज क्या आया, तो के टी है ना, के टाइम्स टी, के क्या था एल एन टू बाई 50 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एल एन ऑफ मॉड पी इवेल्युएटेड पी नॉट से 3 पी नॉट, तो ये एल एन 3 आ जाएगा। तो t comes out to be 50 times log of 3 divided by log of 2, ये टाइम आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बोला था कैलकुलस का अपेक्स है, और इसी के लिए पूरी कैलकुलस डिवाइस करी गई है। ठीक है, तो पूरी कैलकुलस का जो इन्वेंशन है वो बेसिकली 3-4 फंडामेंटल बातों के लिए है। पहला, एरिया फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना, डेंसिटी, कोई भी चीज जो वेरी कर रही है उसको कैलकुलेट करना, इरेगुलर चीज जो है जिसका लीनियर वेरिएशन नहीं है, अलजेब्राइक तरीके से सिंपली नहीं चेंज हो रही है, वो चेंजेस को कैलकुलेट करना रेट एनालिसिस के लिए किया गया है ना। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ समथिंग के लिए किया गया कि मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, टर्निंग वैल्यूज फाइंड करने के लिए, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी डिफरेंशियल एनालिसिस के लिए किया गया। तो दिस इज द पर्पस फॉर विच दिस एंटायर सब्जेक्ट वाज इवॉल्व्ड। तो अभी तो देयर इज नो एरिया जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो हर एरिया में और हर ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया जा रहा है। तो ये एक और क्वेश्चन है लास्ट, चलो इसको नोट कर लो, इसको कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था जो अच्छा है। अच्छा मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है कि किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बेसिकली क्या है, देखो अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका बाय हिट एंड ट्रायल आपको दो सोल्यूशन, दो पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर मिल जाए तो उसका जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू सॉल्यूशंस of linear differential equation, then general solution will be written as y is equal to fx plus some constant c times fx minus gx, fx और gx का डिफरेंस। लीनियरिटी, लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, इसका मतलब इसको देखो कि इसको लिखेंगे 1 माइनस सी टाइम्स एफ एक्स प्लस सी टाइम्स 1 प्लस सी टाइम्स एफ एक्स एंड सी टाइम्स माइनस सी टाइम्स जी एक्स, या ऐसे बोलो कि y इज इक्वल टू सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, ऐसा लिख सकते हो आप, वेयर सी वन प्लस सी टू 1 होना चाहिए। याद आया, ये हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन में बोला भी था कि अगर 2 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन होना चाहिए कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो यही कंडीशन आती थी, एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। ठीक है, यहां पर भी तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, और
कैसे प्रूव करेंगे आपको सोचना है। ये रिलेशन दिया हुआ है तो थोड़ा मैं हिंट देता हूं कैसे प्रूव करना। पहला वाला जो है ना, इसको y1 सेटिस्फाई करेगा तो आपको मिलेगा dy1/dx इज इक्वल टू, नहीं, प्लस px इंटू y1 इज इक्वल टू qx आएगा। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है तो dy2/dx प्लस px इंटू y2 इज ऑल्सो इक्वल टू qx है। ये दो इक्वेशन आ जाएंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना तो यहां से आ जाएगा dx ऑफ y1 माइनस y2 प्लस px टाइम्स y1 माइनस y2, जीरो आ जाएगा। तो यहां से y1 माइनस dx से मल्टीप्लाई कर देना तो ऐसा आ जाएगा d ऑफ y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2 प्लस px dx जीरो हो जाएगा। और फिर इंटीग्रेट कर देना यार, वेरिएबल सेपरेबल है, यहाँ इंटीग्रेट कर देना, यहाँ इंटीग्रेट कर देना तो यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ मॉड y1 माइनस y2 लेकिन नहीं, हाँ ये तो ये आएगा ही आएगा। इसके बाद अभी नहीं इंटीग्रेट करेंगे हम, एक y माइनस फर्स्ट माइनस, एक सेकेंड ऐसा लिख दो, एक इस इक्वेशन को इससे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d ऑफ y माइनस y1 ddx ऑफ y माइनस y1 प्लस px इंटू y माइनस y1 इक्वल टू जीरो भी होगा। तो अब इन दोनों को रिलेट कर लेना क्योंकि y भी पिक्चर में आना चाहिए तो y एज अ फंक्शन ऑफ ही लिखेंगे ना, तो विदाउट y तो नहीं होगा। तो डिवाइड कर देना। अब इसके बाद इसको राइट साइड ले जाना और फिर डिवाइड कर देना, px कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर y1 माइनस y1 अपन y1 माइनस y2, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को पूरा कर लेना कंप्लीट अपने आप, नहीं होगा तो मेरे से बताना। और एक दो क्वेश्चन और मैं बोल दे रहा हूँ, इसको भी नोट कर लो, इसको भी कर देना। ये 6 क्वेश्चन भी कर लेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू vx इंटू e की पावर x टू सॉल्व दिस इक्वेशन अंडर दिस बाउंड्री कंडीशंस। इसका ये आंसर है, वेरीफाई कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, तो एनफ है। तो फॉर्मली वैसे इंटीग्रल इक्वेशन है कुछ एक दो, बाकी आपके बुकलेट में मिल जाएंगे। तो दिस वे द टॉपिक कैलकुलस, टॉपिक क्या है तो ब्रांच ही हो गई। द कैलकुलस इज ओवर, सो वी आर डन विद द एंटायर कैलकुलस। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन सारे कर जाते हैं तो आपका कैलकुलस इन ऑल एस्पेक्ट खत्म हो गया। हालांकि एक छोटा सा लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसमें वैसे सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन वो पार्ट एक बार आप देख लेना। ठीक है, और फिर कल की क्लास से हम लोग बिगिन करेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर स्टार्ट करेंगे और वेक्टर एंड 3D हमारा टारगेट होगा। छोटे छोटे दोनों टॉपिक हैं और बिकॉज वेक्टर तो एटलीस्ट आपको आता भी है काफ़ी हद तक, तो इट विल बी इजी जर्नी। ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं।